हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक में हम लोग कंप्लायंसेस डिस्कस करेंगे कि कंप्लायंसेस बेसिकली होते क्या हैं। देखिए, जब मैं एमबीए कर रहा था ना, तो जब मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में भी था तब भी मुझे जो है ये ज़्यादा आइडिया नहीं था। बहुत सारे लोगों को नहीं होता है कि बेसिकली कंप्लायंसेस होते क्या हैं। तो कंप्लायंसेस के बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि बेसिकली कंप्लायंसेस किसे कहते हैं और कितने प्रकार के कंप्लायंसेस फॉलो होते हैं। अगर आप लोग जो भी एचआर में अपना करियर बनाना चाहता है या एचआर में जो अभी स्टार्ट किए हैं, जिनको कंप्लायंसेस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है और जो लोग नॉर्मल लोग भी हैं, उनको अगर कंप्लायंस के बारे में जानना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो इसमें मैं पूरे कंप्लायंसेस के बारे में डिस्कस करूँगा कि कंप्लायंसेस में कौन-कौन से जो है पॉलिसी आती हैं, कौन-कौन सी पॉलिसीज़ कवर होती हैं, वो सारी मैं डिस्कस करूँगा। डिटेल में हम लोग नहीं जाएँगे, मैं केवल आप लोगों को पर्सपेक्टिव यहाँ देना चाहता हूँ, बेसिकली कंप्लायंसेस बेसिकली होते क्या हैं। अगर आप लोगों को कंप्लायंसेस में जितनी भी पॉलिसीज़ आती हैं, उन सब पॉलिसीज़ की एक अलग से वीडियो चाहिए कि तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो हर एक पॉलिसी लेके आ जाऊँगा दोस्तों। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कंप्लायंस का मीनिंग क्या होता है। Compliance in HR in India involves adhering to various laws, regulation and guidelines that governs employment and labor practices. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कंप्लायंस जो इंडिया में जो एचआर है वो एडेयर करता है जो अलग अलग प्रकार के लॉ हैं, रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं जो कि बनाए गए हैं एम्प्लॉयमेंट और लेबर प्रैक्टिसेस को लेके होता है। इंश्योरिंग compliance is crucial for the organization to avoid legal penalties and maintain अ पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट। कंप्लायंस किस लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी कंपनी में, ताकि वो जो भी लीगल पेनल्टीज़ है ना उसको अवॉइड कर सके, उससे बच सके और मेंटेन कर सके पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, ताकि किसी के साथ जो है छलावा ना हो, किसी के साथ जो है पार्शियलिटी ना हो और सब बाकायदा जो है आराम से कंपनी में काम कर सकें। इसलिए जो है कंप्लायंसेस होते हैं कंपनी में। एचआर डिपार्टमेंट इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू स्टे अपडेटेड विद दीज लॉज, क्योंकि कंप्लायंसेस को हम एक प्रकार से जो लेबर लॉ है उससे हम कंपेयर करते हैं। लेबर लॉ ही होते हैं ये, एक प्रकार के लॉ होते हैं जिसके अंतर्गत जो है कंपनीज काम करती है, तो उसको हम कंप्लायंसेस बोलते हैं मोटा मोटा। अब जो इंडियन डिपार्टमेंट है, जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज हैं, उनको जो है हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है इन लॉज के रिगार्डिंग, क्योंकि ये जितने भी लॉज हैं, जितने भी ये कंप्लायंसेस के लॉ हैं, ये सारे के सारे हर बार जो है अपडेट होते रहते हैं, है ना? तो इसको जो है अपडेट, जो भी एचआर में काम कर रहे हैं, जो आप लोग शुरू करने वाले एचआर में काम करना, तो उन लोगों को जो है अपडेट रहना पड़ेगा, इन कंप्लायंसेस के बारे में पता होना चाहिए। एंड इंश्योर देयर इम्प्लीमेंटेशन टू मेंटेन लीगल कंप्लायंसेस एंड फोस्टर अ फेयर एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि ये सब जो भी कंप्लायंसेस है, इससे आपको अपडेट रहना है, साथ में जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है बाकायदा अपनी कंपनी में, ताकि जो है कंपनी की जो पॉलिसी है वो बाकायदा कंप्लायंस रहे और जो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है वो प्रॉस्पर हो पाए कंपनी में। देन नॉन कंप्लायंस कैन रिजल्ट इन लीगल पेनल्टीज। अगर आप लोग कंप्लायंट नहीं है कंपनी में, आप एचआर के तौर पे काम कर रहे हैं और आपने कहीं किसी भी कंप्लायंस को मिस कर दिया और वो कंप्लायंट नहीं है, अगर जब चेकिंग होती है, तो उसमें अगर अब पाया जाता है कि कंपनी कंप्लायंस नहीं फॉलो कर रही है, कंप्लायंट नहीं है, तो लीगल पेनल्टीज लग सकती हैं, कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन का जो रेपुटेशन है वो डैमेज हो सकता है मार्केट में। तो अब आप लोगों को मीनिंग समझ में आ गया होगा कंप्लायंस का बेसिकली क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कंप्लायंसेस जो है लिस्ट किए हैं मैंने, कौन-कौन से कंप्लायंस होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला है लेबर लॉ कंप्लायंस। लेबर लॉ कंप्लायंस में भी 3-4 लॉ आते हैं, उस सबके बारे में हम लोग अगले अगले स्लाइड में जानेंगे। इसमें मैं आप लोगों को मोटा-मोटा बता देता हूँ क्या-क्या आता है। सबसे पहले लेबर लॉ कंप्लायंस आता है, सेकंड आता है वेजेस एंड कंपनसेशन कंप्लायंस आता है, थर्ड आता है सोशल सिक्योरिटी कंप्लायंस, देन नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट एंड टर्मिनेशन कंप्लायंस, देन एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी कंप्लायंस, देन नेक्स्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लायंस और लास्ट में आता है मिसलेनियस कंप्लायंसेस। ठीक है, तो ये कुछ 7 प्रकार के कंप्लायंसेस है जो कि हर एक कंपनी में फॉलो होते हैं। अब इन कंप्लायंसेस के अंदर जो है अलग अलग प्रकार के लॉ और पॉलिसीज होती हैं जो कि मेंशन होती है, उसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में जानते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला आता है लेबर लॉ कंप्लायंस। तो लेबर लॉ कंप्लायंस में क्या आता है? सबसे पहले लेबर लॉ कंप्लायंस में आता है फैक्ट्री एक्ट 1948, जो रेगुलेट करता है वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज, जहाँ पे वर्किंग आवर्स जो रेगुलेट किए जाते हैं, सेफ्टी, हेल्थ कंसर्न, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स जो भी वहाँ काम कर रहे हैं, उसको
एड्रेस किया जाता है। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 लेबर लॉ कंप्लायंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है द शॉप एंड स्टैब्लिशमेंट एक्ट, जो लेबर लॉ कंप्लायंस के अंदर आता है, जो कि कंडीशन ऑफ वर्किंग एंड एम्प्लॉयमेंट इन शॉप इन कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन है एक एम्प्लॉय की वो कैसी है और वहाँ पे क्या प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए वो इसमें बताया जाता है। देन नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है उसके बारे में, उसके राइट्स एंड वेलफेयर के बारे में बात होती है। तो ये लेबर लॉ कंप्लायंस में आता है दोस्तों। सेकंड आता है वेजेस एंड कंपनसेशन कंप्लायंसेस। इसके अंदर भी 3 लॉ आते हैं। सबसे पहला है द मिनिमम वेज एक्ट 1948। देन नेक्स्ट है द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 और नेक्स्ट है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये तीनों आते हैं दोस्तों। तो यहाँ बेसिकली पेमेंट के बारे में बात होती है। जो पहला मिनिमम वेज एक्ट है 1948 वो इंश्योर करता है कि वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स आर पेड एटलीस्ट मिनिमम वेज दैट आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज सेट किया है वो वर्कर को मिलना चाहिए। ये मिनिमम वेज एक्ट में बताया गया है 1948 में। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में बताया गया रेगुलेट्स द टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट एनी ऑथराइज्ड डिडक्शन। जो भी अनऑथराइज्ड डिडक्शन है उसको वो बिना किए हुए टाइमली पेमेंट होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बात हुई है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में। देन नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, जो कि मैंडेट करता है पेमेंट ऑफ बोनस एम्प्लॉयज़ को बेस्ड ऑन देयर सैलरी और प्रॉफिट अगर कंपनी कमाती है तो। ये सेकंड कंप्लायंस है दोस्तों। थर्ड कंप्लायंस में सोशल सिक्योरिटी कंप्लायंस। सोशल सिक्योरिटी कंप्लायंस में भी जो लॉ है, जो एक्ट है, वो इस प्रकार से है। पहला द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ये पीएफ एक्ट है यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन पीएफ का और रिटायरमेंट सेविंग का जो है वो मैंडेटरी है कंपनी की तरफ से। देन नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जिसको हम लोग ईएसआईसी भी बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ईएसआईसी के बारे में बात होती है सोशल सिक्योरिटी कंप्लायंस में। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि जो भी जो एम्प्लॉय है अगर 5 साल की सर्विस पूरी कर लेता है तो उसको जो है कंपनी की तरफ से ग्रेजुटी दी जानी चाहिए। तो ये 3 प्रकार के एक्ट या लॉ बताए गए हैं सोशल सिक्योरिटी कंप्लायंस में दोस्तों। देन चौथा आता है एम्प्लॉयमेंट एंड टर्मिनेशन कंप्लायंस। अब एम्प्लॉयमेंट और टर्मिनेशन कंप्लायंस में सबसे पहला आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या कहता है? गवर्न्स द रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड टर्म्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे ये बताता है कि जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, एम्प्लॉय की जो भी कंडीशन कंपनी में है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, और डिस्प्यूट अगर होते हैं तो डिस्प्यूट जो है कैसे रिजॉल्व होंगे, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है बाकायदा बताता है। देन नेक्स्ट आता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो ये नाम से ही पता लग रहा है ये सारी की सारी मैटरनिटी की बेनिफिट और प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करता है। नेक्स्ट आता है एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी कंप्लायंस। तो यहाँ सबसे पहला जो एक्ट निकल के आता है या लॉ निकल के आता है वो है द इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976, जो कि मैंडेट करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर। जेंडर को हटा के, मतलब जो भी चाहे मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी काम कर रहे हैं उनको सबको इक्वल पे मिलनी चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बात होती है। देन नेक्स्ट आता है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013 एक्ट, जिसमें कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन को ये बताया गया है कि उनके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर कोई लेडीज़, कोई फीमेल एम्प्लॉय उनके पास सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेन लेके आती है तो उनके पास एक एड्रेस करने का मैकेनिज्म होना चाहिए, एक बाकायदा टीम स्टैब्लिश होनी चाहिए जो कि इसके ऊपर काम करेगी और बाकायदा इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए जो भी कल्प्रिट हैं। तो ये दूसरा एक्ट है दोस्तों, जो कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी कंप्लायंस में आता है। नेक्स्ट आता है हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लायंस। हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लायंस में द ओकेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 इसमें शामिल है। देन लास्ट में आता है मिसलेनियस कंप्लायंसेस। मिसलेनियस कंप्लायंसेस में दो प्रकार के एक्ट आते हैं। सबसे पहला है द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी एक्ट 1959। इस एक्ट में जो बताया जाता है, जो एम्प्लॉयर है उसको जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बताना होता है जॉब वैकेंसी के बारे में। नेक्स्ट आता है द अप्रेंटिस एक्ट 1961, जो कि रेगुलेट करता है ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिस वेरियस ट्रेडर और उसको प्रोवाइड किया जाता है वेलफेयर।
ठीक है, तो ये कुछ एक्ट्स हैं दोस्तों जो कि अलग-अलग कंप्लायंसेस के अंतर्गत आते हैं। तो टोटल 7 कंप्लायंसेस हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, और इनके अंतर्गत ये कुछ एक्ट्स या लॉज़ हैं जिनको अगर आप एचआर में हैं, एचआर फील्ड में हैं, तो आपको बाई हार्ट होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। सारी चीज़ें अच्छे से आपको रटी होनी चाहिए, ताकि कहीं भी कोई भी सिचुएशन आती है तो आप इनको यूज़ करके अपनी कंपनी का जो पॉलिसी है, जो कंपनी है आपकी, वो कंप्लायंट रख सकें इन एक्ट्स के मुताबिक। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, बस अपना प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।